शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं, फिर मजा तो आएगा जब बातचीत में। पहले डिस्कस कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं सवाल तो वैसे भी डिस्कस नहीं करता, तभी तो इतना बॉयकॉट झेलना पड़ता मुझे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाने से क्या बदल जाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने के लिए नहीं बनाई गई, वो इसीलिए बनाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता, अश्विनी वैष्णव जी अभी भी मिनिस्टर रहते हैं, पेट्रोल के दाम घटते नहीं है E20 के बाद भी, फिर भी हरदीप सिंह पुरी जी मिनिस्टर रहते हैं। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी रहे ही नहीं तो फिर फायदा क्या? जो कोई नेतागिरी करता है वो एक्टिविस्ट नहीं होता। जब आप एक्टिविस्ट होते हैं ना, तो कोई आपकी सुनता नहीं। बिल्कुल, आपको 19 दिन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता। आप इस सरकार को एक्टिविज्म से नहीं हरा पाओगे। अगर आपको बदलाव लाना हो तो राजनीति से ही लाना। क्यों कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आ रही? कांग्रेस पार्टी के 2 MPs हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जंतर मंतर में मुंह दिखाकर चले गए हैं। संसद चलो के लिए मेरी आशा और अपेक्षा है कि राहुल गांधी जी वो हमारे साथ हैं। अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर गे राजनेता के सामने एक सवाल रहता है कि वो कितना गे है बिल्कुल, और कितना पॉलिटिशियन है। हाँ। अगर आप मुसलमान नेता हो आपको हमेशा मुसलमान नेता कहा जाता है, आप दलित नेता हो आपको हमेशा दलित नेता कहा जाता है, आप गे नेता हो आपको हमेशा गे नेता कहा जाता है। अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट की वजह से सरकार गिरी थी, इस प्रोटेस्ट की वजह से ये भी सरकार गिर सकती है। 1982 से 84 के बीच सोनम वांगचुक के पिता ने लद्दाख में भूख हड़ताल किया बिल्कुल, और इंदिरा गांधी जी खुद गई थी वहां। लद्दाख से दिल्ली बहुत दूर है, समझ रहे हैं ना? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है, ये पीपल्स अफेयर है और आप सॉल्ट पर देख रहे हैं इसे। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनीश गावंडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने हमें समय दिया और हमारी टूटी टांग को आपने अकोमोडेट किया और अभी यहाँ पे घर आ गए। थैंक यू वेरी मच। तो बातचीत शुरू की जाए? बिल्कुल, बड़े सारे सवाल हैं, हम उत्सुक है सुनने के लिए। शुक्रिया। कितने साल के थे तो आप ज्वाइन कर लिए थे एनसीपी? 2 साल ही हुए। 2 साल। 2 साल ही। और अभी कितने बरस के हो आप? अभी मैं 29 का हूँ। अरे वाह। कांग्रेस के साथ थे 17 साल के थे तब से। हम्म। मिलिंद देवरा के साथ जुड़े हुए थे। मिलिंद देवरा, फिर उन्होंने कल्टी मार ली, हाँ। तो फिर हमने यहाँ पे पलटी मार ली। क्या मतलब विचारधारा का क्या बदलाव महसूस हुआ? देखिए, अभी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। वो नहीं, कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा काफी हद तक अलग तो है ना? कांग्रेस की विचारधारा संविधान के साथ चलने वाली है। कांग्रेस एक बिग टेंट पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसमें आप अभी तक देखिए, कम्युनिस्ट भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे, वहां पे मॉडरेट भी थे, रेडिकल भी थे, अंबेडकरवादी भी थे, वहां पे फूलेवादी भी थे। आपके पास हर तरीके के इंसान कांग्रेस पार्टी में थे। एनसीपी एसपी क्यों बनी? क्योंकि महाराष्ट्र की एक अलग पहचान। महाराष्ट्र में हमारी राजनीति किस पर आधारित है? शिव शाहू फुले अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर। इन चार महापुरुषों के आदर्शों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार स्थापित हो गई थी। यशवंतराव चव्हाण जो थे हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और एक कर्मवीर महाराष्ट्र के लिए, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार स्थापित होता। तो विचारधारा कई कई मुद्दों पर अलग होती है। आप देखिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या पहलगाम की बात करें, जब विपक्ष कह रहा था कि एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, हमने कहा नहीं, हमारी विचारधारा कहती है कि व्हेन इंडिया इज अंडर अटैक देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज। और जब एक देश पे वार हुआ तब हम देश के साथ खड़े रहेंगे, देश की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद सवाल पूछेंगे कि असावरी जगदाळे को 2 साल क्यों लगे सरकारी नौकरी देने में। हम पूछेंगे कि अभी भी पहलगाम में जिनकी हत्या हुई है उनको कॉम्पेंसेशन ठीक तरीके से क्यों नहीं मिला। ये सवाल हम आज भी करेंगे। पर जब देश पे एक वार हो रहा है तब हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो विचारधारा अलग होती है। एक अलग राजकीय पक्ष आप जब रखते हो तो राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। आप इंडिया अलायंस के साथ बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ
सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखते हो कि आप इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर क्यों नहीं बोल रहे हो, और एसआईआर में जो हो रहा है गलत हो रहा है। उस वक्त सभी इंडिया अलायंस के पार्टनर एक साथ आते हैं, डीएमके भी आती है, आम आदमी पार्टी भी आती है, और आप जब कई मुद्दों पर सहमति नहीं रखते, जैसे कश्मीर का स्टेटहुड है, हमने कहा है कि कश्मीर को राज्य स्तर मिलना चाहिए, ठीक है, हमने कहा है कि एब्रोगेशन 370 जिस तरीके से किया गया वो गलत था, आम आदमी पार्टी नहीं मानती, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था 370 का एब्रोगेशन। तो इन मुद्दों पर मतभेद होते हैं। चलो एक और चीज बताओ, इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ करके मुझे समझाओ आप कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विचारधारा में क्या अंतर है, देखिए जिसमें आप सत्ता की महत्वाकांक्षा ज्यादा हो। देखिए नहीं, पर आपका सवाल उचित है, पर राजनीति में अगर आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा विचारधारा से पूरी तरह से निकाल ही डालो, फिर आप नेता नहीं रहे ना, आप एक्टिविस्ट बन जाती। जो कोई नेतागिरी करता है वो एक्टिविस्ट नहीं होता। अगर आपको सिर्फ विचारधारा से आगे चलना है तो आप एक्टिविस्ट बने। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप लूंगा, तब मुझे पता था कि आप एक्टिविस्ट नहीं रह पाते। एक पक्ष की विचारधारा होती है, वो आपको आगे लेनी होती है। आप कभी कभी सोच सकते हो कि ये पक्ष की जो विचारधारा है और मेरी विचारधारा है वो अलग है, वही तो कॉम्प्रोमाइज है। पर प्रॉब्लम पता है क्या अनीश, जब आप एक्टिविस्ट होते हैं ना तो कोई आपकी सुनता नहीं है। बिल्कुल, आपको 19 दिन आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है, और न जाने और कितने दिन आपको बैठना पड़ेगा। ये फर्क जब हो जाता है ना नेता और एक्टिविस्ट का, तो उन नेताओं से थोड़ी सी जलन और नफरत होने लगती है। नहीं देखिए, आज एक जरूरत है कि हर एक्टिविस्ट को नेता बनने की आज जरूरत है। आप इस सरकार को एक्टिविज्म से नहीं हरा पाओगे। ये सरकार सुनना भूल गई है, इस सरकार के कान बंद है। जंतर मंतर पार्लियामेंट से 200 मीटर दूर होगा, किलोमीटर दूर होगा, फिर भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। अमित शाह जी का घर, प्रधानमंत्री मोदी जी का घर बगल में है, पर जो हजारों लोग जंतर मंतर में है उनकी आवाज अभी तक वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो निर्णय हर एक को लेना होगा। वो सोनम जी जो कर रहे हैं, अभिजीत जो कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। एक्टिविस्ट को अपना काम करना चाहिए, हम आशा वर्कर के साथ खड़े रहते हैं, हम सीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। पर अगर आपको बदलाव लाना होगा तो राजनीति से ही लाना। इस देश में अगर आप राजनीति को छोड़ दोगे, आप कहोगे कि मुझे सिर्फ एक्टिविस्ट बनना है, तो नहीं चलेगा। जयप्रकाश नारायण को भी राजनीति में उतरना पड़ा, खुद नहीं उतरे, पर उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीतिक निर्णय ले रहे हो तो फिर ऐसा निर्णय लेना चाहिए। आप राजनीति से छुप नहीं सकते। आज ये राजनीतिक सवाल है। जो आप एक भयंकर मंच पे हो रहा है वो भी क्या एक राजनीति है? नहीं, अभी तक राजनीति नहीं है, पर मैं तो मानता हूं कि सीजेपी को राजनीति में उतरना चाहिए, पार्टी बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? तो उसके लिए एक जेपी की तो जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल, छात्रों का आंदोलन था बिल्कुल, जब जेपी मूवमेंट तैयार हुआ, बिल्कुल, लेकिन उन सभी छात्रों को संगठित करने के लिए एक ऐसे आवाज की पर जरूरत अभिजीत थी। दिब्के वैसा एक आवाज है। मैं मानता हूं कि अभिजीत में वो एक क्वालिटी है लोगों को एक साथ लाने की। पर अभिजीत को आप जेपी से कंपेयर नहीं, अभी कैसे कंपेयर करेंगे? जेपी को बनने में भी बहुत साल लगे थे। हाँ, जेपी जब 30 साल की उम्र के थे तब किसी को मालूम नहीं था कि वो जेपी बनेंगे। तो बढ़ने दीजिए, नेतृत्व का निर्माण होने दीजिए इस देश में। अगर नया नेतृत्व आपके सामने निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि नए नेता वहां पे जंतर मंतर पे नए नेता निर्माण हो रहे। सौरभ दास, आशुतोष रंका, वो बलियान है जो किसान नेता है, नेता निर्माण हो रहे। वो कौन से पार्टी में जाएंगे, कहां जाएंगे, खुद की पार्टी निर्माण करेंगे, वो उनका निर्णय है, उनको लेने दीजिए। पर इस देश में जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है तब तक नई पार्टियों का स्वागत हमें करना चाहिए। और राजनीति में जो कोई उतरेगा, ये सुप्रिया ताई का भी मानना था कि कोई भी उतरे, बारामती में उनके खिलाफ चुनाव लड़े, वो सम्मान से चुनाव लड़ेंगे और अपने अपोनेंट का भी आदर करेंगे। पवार साहब का भी हमेशा यही मानना था, उतरिए, उनके खिलाफ भी उतरिए। हमारे खिलाफ सीजेपी को कल उतरने दीजिए,
उसका भी समर्थन करेंगे। क्यों कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आ रही है? ये आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। कांग्रेस पार्टी के 2 एमपीज हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जंतर मंतर में मुंह दिखाकर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी है महाराष्ट्र में जिन्होंने समर्थन किया है। बाकी राज्यों का मैं बता नहीं सकता, मैं मेरे राज्य का बता सकता हूं, पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस मूवमेंट का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा ऑफिशियल जी ने, ट्विटर नहीं हैंडल नहीं, से पवन लेकर खेरा जी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। पवन खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और कहा था जब अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब सरकार ने उनकी बात सुनी थी, आज सरकार सुनना भूल गई है। पवन तो खेरा आप जी ने कहा। राजनीति में शब्दों का नहीं, पर पूरा पवन खेरा खेल जी के ने कहा। निकलना पर चाह ये रहे हैं कौन आप। सा खेल है? ये कौन सा खेल है? कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनके मीडिया इंचार्ज पवन खेरा जी, उनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन खुद कहते हैं कि हम सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। सब सहमत है वो ना? तो कांग्रेस लगातार कह रही पर है, तो सभी सहमत है, तो क्या और आने की पर जरूरत है? कांग्रेस सीजेपी के लिए कुछ नहीं कह रही है। पर अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है, दोनों हो सकते हैं। ये कंपेटिटिव स्पोर्ट नहीं है। नहीं, जरूरी इसलिए ये है कि ऐसे नहीं है कि आप कोई क्रिकेट का मैच खेल रहे हो कि आप एक पक्ष के साथ होते हो या दूसरे पक्ष के साथ। सभी एक साथ उतरने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रोटेस्ट रखा है, हमने भी प्रोटेस्ट रखा है, सपा ने अलग से प्रोटेस्ट रखा है, शिवसेना ने अलग से प्रोटेस्ट रखा है। हम सब एक साथ सीजेपी के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस अपना अलग प्रोटेस्ट छातों की गूंज रख रही है। सबको करने दीजिए। जितने आवाज बुलंद होते जाएंगे होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय ले लेगी। मुझे आशा और अपेक्षा है कि राहुल गांधी जी आएंगे। संसद चलो के लिए मेरी आशा और अपेक्षा है कि राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो हमारे साथ आएंगे। मैं भी रहूंगा व्हील चेयर पे, तो हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। कैसे टूटा? कैसे पैर कैसे? पैर टूटा, एक सीढ़ी थी उस पर से फिसल गए। काश मैं कह पाता कि बैरिकेड चढ़ते हुए पैर टूट गया, पर अब तक तो वैसे टूटा नहीं है। तो जो टूटा है वो बेवकूफी से टूटा है, पर अभी भुगत रहे। हमें थोड़ा सा ये बताइए, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, बिल्कुल। फिर हम लोग आएंगे। अपने बारे में जरा मुझे बताइए। मुझे जब रिसर्च मिली आपकी और मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके दादाजी बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ संविधान बनाने में उनका सहयोग किए हुए हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा आपका पृष्ठभूमि अच्छे से, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यू में चीज़ें कही होंगी अलग तरीके से। मैं उन इंटरव्यूज को नहीं देख के आया हूँ। अच्छा, कि मैं आपसे मैंने भी कभी खुद का इंटरव्यू नहीं देखा है, तो मुझे भी नहीं पता कौन से इंटरव्यू में क्या बोल के चला गया। हाँ, पर मुझे समझाइए कि एक ऐसा माहौल जिसके घर में एकदम ऐतिहासिक टाइप के लोग हों, ये आपको रहता मैं है? एक मजेदार चीज बता दूं कि अभी दादाजी, नाना जी जो थे वो एक प्रोफेसर थे। पहले संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो वो मुंबई में रुईया कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे। तभी उनकी और बाबा साहेब की एक मीटिंग हुई और तभी उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। और जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तभी जो दया भागा है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है, उनका ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद मेरे नाना जी ने किया था बाबा साहेब के लिए। और उससे जो एक हिंदू कोड बिल आया था, जो एक क्रांति थी हिंदू धर्म में, जहां हमने कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, सती जैसी परंपराएं, डाउरी जैसी परंपराएं हमें हटानी चाहिए, एक पॉलीगैमी जो है वो हमें निकाल देनी चाहिए हिंदू धर्म में से। वो एक जो सामाजिक क्रांति लाई थी बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उसमें नाना जी ने सहभाग दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त भी वो फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रिंसिपल रहे थे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्कॉलर थे, तो बाबा साहेब के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर चर्चा होती ही रहती थी और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती रहती थी। पर वो गुजर गए मेरा जन्म होने से पहले। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है? मेरी व्यक्तिगत विचारधारा संवैधानिक विचारधारा। शिव शाहू फुले अंबेडकर, आज जो लड़ाई इस देश में चालू है वो है नथुराम वर्सेस तुकाराम। एक नथुराम प्रेमी है जो हिंसा का मार्ग चुनते हैं, जो गांधी का मार्ग नहीं चुनते हैं, और एक तुकारामवादी विचारधारा जो भक्ति परंपरा के पास जाते हैं, जो याद रखते हैं कि तुकाराम, चोखा मेरा कबीर, उन्होंने हमें जो कविताएं दी है, विचारधारा दी है, उसने इस देश को आगे लेकर
इतने देर तक यशस्वी बनाया हुआ है और उस विचारधारा को आगे लेना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं ये 2 विचारधाराओं को आपसे बहुत गंभीरता से समझना चाहता बिल्कुल। हूँ। जब आप नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, तो आप ये कहते हैं, और जो भी विपक्ष के लोग हैं, जो उनको नहीं मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इस विचारधारा के लोग जो हैं, वो ठीक लोग नहीं हैं। यही कहा जाता है ज़्यादातर, दिशा क्योंकि भूल वो है। दिशा भूल हैं या बाँटने की राजनीति करते हैं। जो गांधी की विचारधारा में हैं, वो शांति, संयमता के साथ अपना जीवन चलाते हैं, देश चलाने की परिकल्पना के साथ चलते हैं। मैं आपसे ये समझना नहीं, चाहता हूँ। आप नथुरामवादी हो सकते हो, हुँ, पर अगर आप नथुरामवादी नहीं हो तो आपको गांधीवादी होना जरूरी नहीं है। हुँ, आप मान सकते हो कि गांधी जी में भी कमियां थी, हुँ, बिल्कुल। पर अगर आप मानते हो कि गांधी जी में कमियां थी, क्या आप ये मानते हो कि गांधी जी की हत्या जस्टिफाइड थी? उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी में बहुत सारे मतभेद थे, पर क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जो नथुराम गोडसे ने किया वो सही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद कहता है जो नथुराम गोडसे ने किया वो गलत है। तो नथुरामवादी जो विचारधारा है वो मैं मानता हूं कि ये माइनॉरिटी विचारधारा। मेरी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा है कि आज प्रधानमंत्री जी भी नथुराम गोडसे का समर्थन नहीं करेंगे, अमित शाह जी भी नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं करेगा, मोहन भागवत जी भी नहीं करेंगे। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ आज प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। मैं एक मिनट के लिए नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी नथुरामवादी है, पर मैं कह रहा हूं कि जो नथुरामवादी है उनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे, उसका दुख होता है। उनको तुकाराम की विचारधारा लेनी चाहिए आगे। आप नेहरू को नहीं मानते, नहीं मानिए। आप गांधी को भी नहीं मानते, नहीं मानिए। आप तुकाराम के खिलाफ, आप चोखा मेड़ा के खिलाफ, ये कैसे? एक और बात बताइए, भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने बहुत खुलकर ये स्वीकार किया है कि वो किस जेंडर से आते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले हाँ, वो तो नेता हुए ये जिन्होंने दुर्भाग्य है कि खुलकर मैं पहला हूं। 70 साल बाद इतने सारे रहे हुए हैं जिनके पास एक अवसर नहीं था खुलेआम अपनी जिंदगी जीने। मुझे भाई बताओ, आप क्या अलग होता है, क्यों ये समाज इतना रूढ़िवादी है जो समझ नहीं पाता उस चीज देखिए, को। आज है ना जो पितृसत्ता है हम्म, वो सबके खिलाफ काम करती है। हम्म, आप अगर एक मर्द हो तो आपको कहा जाता है कि घर पे आपको पैसे बनाने हैं, हम्म, सबका ख्याल आपको रखना है। अगर आप एक औरत हो, आपको कहा जाता है कि राजनीति में नहीं उतरना है, थोड़ा शांत रहना है, ज्यादा आवाज नहीं ऊंची करनी है। हम्म, अगर आप समलैंगिक हो, तृतीयपंथी हो, आपको कहा जाता है कि ये घर पे रखो, समाज में नाम खराब हो जाएगा। तो ये सब पितृसत्ता के एक अंश है। हम्म, इनके खिलाफ हम सभी लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई कोई अलग लड़ाई नहीं है। भी हमारा सौभाग्य ये भी है कि परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पवार साहब को, सुप्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या प्रॉब्लम? जब कोई पीठ के पीछे खड़ा हुआ हो ना, तो फिर सामने वाला कुछ भी करे, आपको क्या डर? तो ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि आज परिस्थिति ऐसी है कि आपको और ऐसे नेता चाहिए जो कहें कि अगर आप औरत हो तो हम आपको सीट देंगे, अगर आप समलैंगिक हो हम्म, तो हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको आपकी पहचान छुपानी चाहिए। हम्म। उसके बाद आपको मेरिट पे काम करना है सर। पिछले दिनों एक खबर आई थी चिराग पासवान को लेकर के। वो देखिए, अभी ऐसी अफवाहें फैलाने वाले बहुत हैं। हाँ, अभी जब तक आदमी खुद आके ना कहे कि मैं क्या हूं, अफवाहों में क्या दम? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर गे राजनेता के सामने एक सवाल रहता है कि वो कितना गे है बिल्कुल। और कितना पॉलिटिशियन है।
तो रोज का हिसाब कैसे हिसाब किताब रोज का लगता है? हिसाब देखो, ये हर एक को सोचना पड़ता है। हाँ। अगर आप मुसलमान नेता हो, आपको हमेशा मुसलमान नेता कहा जाता है। आप दलित नेता हो, आपको हमेशा दलित नेता कहा जाता है। आप गे नेता हो, आपको हमेशा गे नेता कहा जाता है। पर आज हम ऐसे एक दौर पर पहुंच गए हैं कि ये लेबल मायने नहीं रखते। मैं रणवीर अलाहाबादिया के केस पे भी बोल सकता हूं, मैं डिलिमिटेशन पे भी बोल सकता हूं, मैं पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलकर कश्मीर भी पहुंच सकता हूं, मेरी पार्टी का डेलीगेशन लीड करने के लिए। उसका गे होने से क्या लेना? और जब कोई समस्या होती है, अभी ट्रांसजेंडरों की समस्या जो थी, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026, जो एक भयानक बिल था, बेवकूफ बिल था, उसके खिलाफ मैंने भी आवाज उठाई। तो इन सभी मुद्दों पर आप आवाज उठा सकते हो, और आपको कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि आप कितने गे हो सकते हो, कितने नहीं हो सकते हो। पर ये राजनीति में उतरने के बाद हमेशा सवाल उठता है कि आप खुद क्या हो, और नेता के अवतार में जब आप उतरते हो तब आप क्या हो। ये जब मेरा यूनिफॉर्म में पहन लेता हूं ना, तो मैं एक अलग इंसान बन जाता हूं। जब वापस ऊपर घर पे बैठ जाता हूं ना, तो अलग इंसान बन जाता हूं। और ये हर नेता का होता है कि आप लोगों के सामने जब होते हो, आप इतने सारे लोगों के सामने होते हो, तो आप एक फर्ज निभा रहे हो, आप काम कर रहे हो। तो आपको समझना होता है इस इंसान के सामने मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए। पर ये समुदाय कभी भी वोट बैंक का कोर हिस्सा नहीं रहा। नहीं, देखिए, अभी वोट बैंक का कोर हिस्सा बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो आगे की बात है। मुझे लगता है कि आज जो युवा है, युवा मानता है कि ये मायने नहीं रखता। ये वोट बैंक तब बनेगा जब कोई इसके विरोध में आएगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने सेक्शन 377 के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि हम इसको अपोज नहीं करेंगे। पूनम महाजन जैसी नेता जो सांसद रही है, उन्होंने समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट के निकाल का, जिसने कहा था कि 370 कानून से हटाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग हैं जो होशियार हैं, जो समझते हैं कि समलैंगिकता भी हमारे देश में सदियों से चलती आ रही है, और ये प्राकृतिक है, और इसका विरोध करना बेवकूफी है। मोहन भागवत जी बोल चुके हैं। तो इस मुद्दे पर राजकीय मतभेद नहीं, इस मुद्दे पर वैयक्तिक मतभेद हो सकता। वो कैसे ठीक होगा? नहीं, वो अभी कोई आप समझ देखो, नहीं पा विदेश रहा है। पूरा घूम चुके हो, लगभग बिल्कुल। हर जगह जाते रहते हो। हिंदुस्तान कहाँ तक घूमे हैं? हिंदुस्तान पूरा घूम कर आए हैं। आप बताइए कहाँ नहीं घूमे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ तक घूमे हैं? भारत के मैं अभी 25 राज्य करके आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट के थोड़े बचे हुए हैं। 25 राज्यों में आप मान के चलिए, राजधानियां तो सब हो गई हैं। महाराष्ट्र पूरा हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ जनसंघर्ष यात्रा की है। फिर इस पार्टी के साथ तो चुनाव के दौरान पूरा राज्य घूम कर आए हैं। शिव स्वराज्य यात्रा करके आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में सहभागी हुए हैं दोनों बार। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जितनी एक्सेप्टेंस इस देश में है ना, वो इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। जितनी एक्सेप्टेंस एक राजस्थान के गांव में है, जितनी एक्सेप्टेंस एक महाराष्ट्र के कारंजा में है, उतनी एक्सेप्टेंस लंदन में नहीं है। मैं घूम फिर के खुद बोल रहा हूं, जाके देखिए, आप जाइए कल। अनीश, मैं आपसे बात करके ये समझ चुका हूं कि आपके पास शब्द काफी अच्छे हैं, आपके पास 4 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं ताकि हिंदी सीख सके, क्योंकि हमें बोला जाता है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने को। आप लोग मारने पीटने क्यों लगते हैं भाई? हम नहीं मारते, आप बिल्कुल नहीं मारते। एनसीपी एसपी कभी किसी को मारती पीटती नहीं है मराठी बोलने के लिए। मराठी तो मार रहे हैं ना? नहीं, मराठी अभी आप कहेंगे कि बिहारी कोई मर्डर कर रहा है तो सभी बिहारी बुरे हैं, ऐसे कैसे कह सकते? नहीं, अगर कोई एक राज्य में किसी को मार पीट रहा है तो वो खुद मार पीट रहा है भाई, उसको जेल भेजो। सत्ता इनके हाथ में। आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? भाषा को लेकर के किसी को मारना, फिर वो चाहे भाषा को लेकर आप किसी को मारो, धर्म, कर्नाटक में हो, भाषा लेकर किसी को मारो, धर्म लेकर किसी को मारो, जाति लेकर किसी को मारो, आपको सजा होनी चाहिए। गट्स दिखाओ सरकार के। ट्रिपल इंजन सरकार है ना, जेल भेजो। औकात नहीं है भेजने की इनको जेल।
हम पर सवाल उठाए जाते हैं, इन पर सवाल पूछो। तो जब आप जेल नहीं गृह भेजते मंत्री हैं, कौन है महाराष्ट्र में? गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री जी। देश में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ईडी आप छोड़ सकते हो लोगों के ऊपर, आईटी इनकम टैक्स छोड़ सकते हो, सीबीआई छोड़ सकते हो, हवलदार नहीं छोड़ सकते जब कोई पीट रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि भारत पहले जैसा लोकतंत्र नहीं रहा। बिल्कुल। क्यों कहा आपने? क्योंकि मतभेद और मनभेद में जो फर्क हुआ करता था वो गायब होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है या हिटलर शाही चालू है। मेरा मानना है कि आज भी हम लोकतंत्र है और रहेंगे। इस देश में लोकतंत्र हटाने वाला आज तक जिंदा पैदा नहीं हुआ है, ना ही कभी पैदा होगा। इस देश में लोकतंत्र इतना नाजुक या कमजोर नहीं है कि एक पार्टी या एक इंसान उसको हटा पाएगा। लोकतंत्र बढ़ता जाएगा, लोकतंत्र जिंदा रहे। दोबारा संभल पाएगी शिवसेना? बिल्कुल, क्यों नहीं संभल पाएगी? क्यों नहीं संभल पाएगी? कैसे? आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आदित्य के पास। उसके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी नए लोगों को पार्टी में लाने के लिए। देखिए, आपको यह भी समझना चाहिए, अगर मेरे पार्टी में फूट ना होती तो क्या मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बन पाता? 27 साल की उम्र पे क्या मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बन पाता? नहीं बन पाता। बहुत सारे और होते जिनके पास वो एक जिम्मेदारी ऑलरेडी होती, बुजुर्ग होते, सीनियर होते, उनका आवाज सुनाई देता। लोग प्रफुल्ल जी के पास जाते, मेरे पास क्यों आते? आज मैं दिल्ली में अकेला बैठा हुआ हूं तो आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अगर इस पार्टी में फूट नहीं हुई होती तो शायद आप मेरा इंटरव्यू यहां लेने नहीं आते। सही है, मैं महत्वपूर्ण नेता नहीं बनता। वैसे ही आज शिवसेना के पास, शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के पास नए नेता निर्माण करने के लिए एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम लोग आपको आते हैं 20 तारीख को जो आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का जो आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं या जो सीजेपी मांग रही है। नहीं, हम सब मांग रहे हैं। सब मांग रहा है, पूरा विपक्ष मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है, सिर्फ सत्ताधारी नहीं मांग रहे। ठीक है, तो सत्ताधारी भी तो देश का हिस्सा है ना। बिल्कुल, पूरा देश नहीं बोल बिल्कुल सकते। बिल्कुल फेयर इनफ है ना। तो मुझे आप ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाने से क्या बदल जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो वो अलग बात है, पर इस देश में एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर खत्म हो चुका है। ये सरकार भूल गई है कि सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं है, ये एक किंगडम नहीं है। आप राज्य नहीं कर रहे हो लोगों पर, आपको लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, अश्विनी वैष्णव जी अभी भी मिनिस्टर रहते हैं। पेट्रोल के दाम घटते नहीं है E20 के बाद भी, फिर भी हरदीप सिंह पुरी जी मिनिस्टर रहते हैं। अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे ही नहीं, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी रहे ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? आप पार्लियामेंट खत्म ही कर दो। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है? हम आवाज उठाते रहने हैं, पर आप कितना आवाज उठा रहे हैं? हम जितना आवाज उठाते हैं, नहीं जितना नहीं बिल्कुल, आप एक सेकंड हम आवाज उठाते हैं, नहीं आप पार्टी फोड़ देते हो। बढ़ाने नहीं, हम आवाज नहीं, हम आवाज उठाते हैं, आप पार्टी फोड़ देते हो। आम आदमी पार्टी में कोई आवाज उठाने लगता है, उसको चड्डा से चड्डी बना देते हो। तो मित्र, यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जब शिवसेना से 6 विधायक टूट के चले गए, नहीं, आप अगर 18-19 विधायक तृणमूल कांग्रेस में आप आवाज उठाना चाहते हो, तो आप ईडी और ईसी भेज देते हो और कहते हो कि अब इस बार आ जाओ। देखिए, हम सब भी इंसान हैं। कल आप मुझ पर कोई छोटी केस डाल दो, आप मुझे कह दो कि मैं आपके बाप को जेल भेज दूंगा, माँ को जेल भेज दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं क्या करूं? जो ईमानदार है वो तो नहीं टूटते। क्या ईमानदारी? कितनी ईमानदारी? आप कौन है? संजय सिंह कहाँ टूटे?
कौन है? केजरीवाल कहाँ टूटे क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं? क्या तो हर एक के पास इस ईमानदारी रखने का एक फर्ज होता है? क्या हर एक के पास उतनी ताकत होती है? आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। कल अगर मेरी माँ पर, मेरे पिताजी पर कोई आरोप लगाया जाए, कहा जाए कि उनको जेल भेजेंगे, वो बेचारे राजनीति में बिल्कुल शामिल नहीं है, तो आप उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। मजबूरन बीजेपी में चले जाएंगे? तो जाना पड़ेगा ना। और तभी अगर कोई जाए तो मैं उसको गाली नहीं दे सकता, मैं गद्दार किसी को नहीं कहूंगा, हम नहीं कहते। तो फिर राघव को आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसीलिए ना, मैं कह रहा हूं कि उसको उन्होंने फोर्स किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी राघव चड्ढा सबसे बुरा इंसान है और उसका हमें कभी वापस सुनना नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के बाद राजकीय संन्यास लेना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। वो भी हो सकता है, पर इस्तीफा तो दे दो बाबा, कुछ अकाउंटेबिलिटी ले लो। नहीं, ये बात सही आप कह रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो व्यक्तिगत अपनी। और विपक्ष आवाज उठा रहा है, देखिए आप। पर वो जो विपक्ष की बात है ना, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, आप बोलिए क्या ये सही है कि इनकम टैक्स भेजा जाता है किसी के पीछे? लेकिन विपक्ष को अगर आप बहुत गौर से देखें, मतलब मैं सुनने वाले जो लोग हैं, एक अच्छी चीज है कि हमारे जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, लोग बहुत गहराई से सुनते हैं और अपने विचार भी रखते हैं। और मैं कई सुनना सारे चाहता हूं लोगों ने विचार, बहुत कई लोग। सारे लोगों ने कमेंट भी किया था अगली बार कि आप जब विपक्ष की बात कर रहे होते हैं ना, तो और थोड़ा सा टाइट होके सवाल पूछिए। मैं नहीं, बोला क्या प्लीज पूछना पूछिए, है? नहीं प्लीज पूछिए। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, इंडिया गठबंधन की बात होती है, आप आते हैं कि हम देश में सरकार बदल देंगे, बीजेपी को हटा देंगे और हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। अब वो जो विचार बन रहा है वो केंद्र के लिए अलग हो, स्टेट के लिए अलग हो, ये कैसे मतलब तय होगा भाई क्योंकि साहब? हमेशा ऐसे ही रहा है। पर ऐसा नहीं जब होना चाहिए भारतीय ना। जनता पार्टी, हमें ये मालूम चल रहा है कि जब आप एकजुट होते हैं, नहीं एक सेकंड रुकिए अनीश भाई प्लीज, अगर आप एक साथ आके जुड़ते हैं और एक मंच पे आके खड़े होके एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, और जैसे ही स्टेट का बात आता है आप एक दूसरे की बुराइयां गिनाते हैं, करप्शन गिनाते हैं, तो आम पब्लिक क्या सोचेगा? नया युवा, आप जैसा युवा, आपसे छोटा युवा, मुझसे छोटा युवा, जो नई राजनीति के केंद्र में कभी सोचता होगा कि आना है, वो देख के कहता है क्या दलदल है भाई साहब। पर यही विचारधारा के खिलाफ हमें यही आवाज तो बदलने उठानी के है। लिए आपको नहीं, होना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा ये मानती है कि मैं अनीश को सिर्फ पसंद इसलिए करता हूं नहीं, क्योंकि वो आप स्पष्ट बात सोचते हैं, करते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि राजनीति में सिर्फ दो बाजुएं हो सकती हैं, एक पक्ष, एक विपक्ष। पक्ष में जो है उनके अंतर्गत भी मतभेद हो सकते हैं, विपक्ष में है उनके अंतर्गत भी मतभेद हो सकते हैं। आप अभी अगर परिवार में रहते हो, क्या हर मुद्दे पर आप हर परिवार के सदस्य से सहमत रहते हो? मेरे परिवार का जो नहीं, घरेलू मुद्दा होता है ना, वो ये नहीं होता है कि मैं एक राज्य के 1 करोड़ या 10 करोड़ लोगों का भविष्य तय कर रहा हूँ। नहीं, पर फिर वो आप चाहे अगर शिक्षा के मुद्दे पर हो, रोजगार के मुद्दे पर हो, इसीलिए तो मतभेद ज्यादा या जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी के मुद्दे पे हो, किसी भी बिल्कुल मुद्दे पे हो। बिल्कुल, इसीलिए मतभेद जरूरी है, ताकि अच्छे एक डिसीजन आ पाए, ताकि अच्छी पॉलिसी। अच्छा, आप अगर ये मानते हो कि पक्ष को पक्ष के साथ रहना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष के साथ रहना चाहिए, तो पार्लियामेंट क्यों है? सरकार बिल पार्लियामेंट में क्यों लाती है? अगर विपक्ष का काम सिर्फ है कहना कि बकवास बकवास बकवास, सरकार बुरी है बुरी है बुरी है, तो पार्लियामेंट क्यों है? बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में अभी का जो हाल है, नहीं, आप मुझे बताइए क्यों है? जिस अभी का हाल आप में भूल कोई दीजिए। आप बिल लेके आते हैं, अभी का पार्लियामेंट आप भूल जाइए, पर पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हम जिसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या? देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्लियामेंट है, उसका उद्देश्य क्या है? बातचीत करना, पक्ष और विपक्ष में एक मिडिल ग्राउंड पाना, किसी भी बिल पे चर्चा करना, किसी भी बिल पे चर्चा करके सत्ताधारी सुनते हैं होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। जरूरी है नहीं है, उसमें क्या बदलाव लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए, ये जब आप सुनोगे और जब सत्ताधारी सुनेंगे तभी तो ये लोकतंत्र काम करेगा। अगर आप कहोगे कि विपक्ष को हमेशा सत्ताधारियों के खिलाफ रहना चाहिए और सत्ताधारियों को हमेशा विपक्ष के खिलाफ रहना चाहिए, नहीं चलेगा। आप अभी मुझे बताओ, एनडीए में इतने सारे मतभेद है, एक दूसरे के खिलाफ महाराष्ट्र में लड़ते हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं।
अजीत पवार एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ राज्य में लड़ते हैं, ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? मैं तो पूछता हूँ। नहीं, पर ये उनको मैं जब कभी नहीं बैठता नहीं हूँ तो नहीं पूछता सर, हूँ अनिश उनको भाई। कभी नहीं, उनको सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि ये मतभेद है, इसके वजह से एनडीए में फूट है, ये आपकी सरकार कमजोर है, ऐसे कोई नहीं कहता। हम नहीं कहते कि ये सरकार में कोई एकता नहीं है, हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन, एनडीए इज सो स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड गवर्नमेंट अगेंस्ट डिवाइडेड ऑपोजिशन। ये नैरेटिव की चीज है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, बनाने दीजिए, वो नैरेटिव बनाने वाले बनाएंगे, वो उनका अधिकार है, उनको कहना चाहिए। विपक्ष में अगर उनको लगता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं और थोड़ी हिपोक्रेसी चल रही है, तो वो भी हमें बतानी चाहिए और हम सुधरने चाहिए। ठीक है, पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि पहले इस देश की राजनीति में ये नहीं हुआ है और आगे नहीं होता जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, बीजू जनता दल के साथ वो राज्य स्तर पे मतभेद रखते थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। जब केंद्र सरकार का बनना था तो बीजू जनता दल, नवीन पटनायक उनके साथ था। वो क्या राजनीति है? ओडिशा में एक दूसरे पे नाम उठाओ, उछालो, फिर केंद्र सरकार में एक साथ आ जाए। दोस्त तो आप समझे, लेकिन आप क्या है ना, राजनेताओं के जैसे बात पर कर देख, रहे हैं। मैं ये सोच के आया हूँ ये इंटरव्यू करने के लिए कि मैं अपने भाई दोस्त से बात कर रहा हूँ। आपसे सहमत हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं सिर्फ विपक्ष की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस पूरी राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर वो चाहे बीजेपी आ जाए सर, या मैं कोई तो भी आ जाए। शरद पवार अकेला आदमी है जो कहते आ रहा है कि विपक्ष को एक साथ हमेशा लड़ना चाहिए। दिल्ली में हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को एक साथ लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने आम आदमी पार्टी को हमारे साथ लेकर चुनाव लड़ा, हमने कहा आप अलग मत लड़िए। अब आए ना पॉइंट पे, यही तो चाहिए। तो हमेशा कहते आ रहे हैं, पर अगर सहभागी दल ना माने तो वो उनकी राय है। महाराष्ट्र में आपको कह सकता हूं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, शेतकरी स्वाभिमान पक्ष है, पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है, समाजवादी पार्टी है। इतने सारे घटक दल एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, यही तो जरूरत है। पर अभी विपक्ष में हम अकेले तो तय नहीं कर सकते कि सबको एक साथ आना चाहिए ना आना चाहिए, हम तो सलाह दे सकते हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा और सीजेपी की तुलना अपने अन्ना आपने हजारे तो से कहा कर कि दिया आपने कोई इंटरव्यू देखा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। ये हमारे मित्र हैं, हमारे इन्होंने सभी तैयारी करके ये ले आते हैं। आपके सामने रखी है, तो मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया था। अच्छा, और फिर क्लिप देख लेता हूँ, अच्छा चले कि है कि नहीं, कि है कि नहीं। तो आपने ये कहा कि अन्ना हजारे से इसका आंदोलन का बराबरी कर दिया। अन्ना आंदोलन का मुद्दा जो था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जो पहले तय था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी है। वो एकदम अलग तरह का एजेंडा था। सीजेपी का एजेंडा एक अलग तरह का है। सीजेपी का एजेंडा प्राइमरी ये है कि कुछ युवा हैं, और वो कुछ नहीं है, देश के लार्जर युवा हैं जिनका सरकार, सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। बिल्कुल, उनके भीतर एक गुस्सा है सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति, और वो लोग आए हैं एक बदलाव के लिए, अपने भविष्य के लिए। वो करप्शन से रिलेटेड एक मूवमेंट था जो बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी पे 36 चलनी में छेद आ गए। अब आप मुझे बताइए कि क्यों आपने इन दोनों को एक, नहीं देखिए, मैंने कहा कि एक समान वो इसलिए है कि अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट की वजह से सरकार गिरी थी, इस प्रोटेस्ट की वजह से ये भी सरकार गिर सकती है। लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ गिर सकती है, लगता है मुझे। चुनाव तो 3 साल में है, मैं क्या भविष्यवाणी लिखने वाला नहीं, खींच लिए गए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ सर। राजनीति में एक चीज सीख लिए है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद हम सीख लिए हैं कि ज्योतिषी हमें नहीं करनी चाहिए और हमारे बस की बात नहीं है। उस दिन हमने जो भुगता है ना भाई साहब, हम हरियाणा के बाद से समझ चलो बस कि अब नहीं, अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है, बहुत जानने की। 12 घंटे 13 घंटे आप टीवी चैनलों पे नहीं थे उस दिन, हमने बहुत भुगता है। उसके बाद हमने ज्योतिषी छोड़ दिए, जो होगा सो होगा, चुनाव के नतीजों के दिन पता चलेगा ये सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी। मैं कह रहा हूं कि संभव है कि जो जनता में रोष है
उस रोष के लिए एक आउटलेट मिल गया है, उस रोष को एक आवाज मिल गई है। वो रोष बढ़ना चाहिए, वो रोष सत्ताधारियों के खिलाफ है। जैसे ही अन्ना हजारे मूवमेंट के वक्त वो रोष सत्ताधारियों के खिलाफ था। अगर वो अन्ना हजारे के मूवमेंट में रोष जायज था नाजायज था वो अलग बात है। इस बार मैं समझता हूँ वो रोष जायज है। और आपको समझना है कि कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने के लिए नहीं बनाई गई। वो इसीलिए बनाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था। ये मानसिकता है आज सत्ताधारियों में कि वो देश के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं, आंदोलनजीवी कह रहे हैं, अर्बन नक्सल कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं। इतनी नीच सोच है उनकी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जब कोई अपनी आवाज उठा रहा है वो अपने हक मांगने के लिए उठा रहा है, ना कि अर्बन नक्सल बनने के लिए। उनसे बड़े देशभक्त हम हैं। उनसे देशभक्ति पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, कॉकरोच होने की सर्टिफिकेट जरूरी है, वो हम ले लें। भाई मुझे एक और बात बताओ आपकी, अगर मान लो इस्तीफा नहीं हुआ, सोनम वांगचुक जी का उनको क्या 20 मारने के तारीख लिए के छोड़ दिया बाद जाएगा? 20 तारीख के बाद मेरा मानना है कि सोनम वांगचुक जी को अपना हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ करना चाहिए। मेरा मानना है सोनम वांगचुक जी से मेरा एक बहुत बड़ा अपील है कि सोनम जी आप ये हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिएगा। ये सत्ताधारी सुनना भूल गए हैं। इनके पास ना करुणा है ना दया, ना ही इनके पास कोई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है। इनको पता नहीं है कि आपकी तबीयत और खराब हो गई तो देश में क्या होगा। लोग सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये सरकार जो आज कर रही है एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उस खेल में सोनम जी आप मत फंसिएगा, आप हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लीजिए। ये हम सबका अपील सोनम जी को है। और वो डटे हुए हैं, वहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं उठ रहा। वो कह रहे हैं मैंने 40 दिन खींचा है आंदोलन, मैं आज भी खींचूंगा। पर जीडी अग्रवाल जी है, वो भी कहते थे कि मैं आंदोलन खींच सकता हूं। मरने दिया उन्हें इस सरकार ने। मैं कल रात में पढ़ रहा था भाई, मुझे पता चला, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, कि 1982 से 84 के बीच सोनम वांगचुक के पिता ने लद्दाख में भूख हड़ताल किया था। बिल्कुल। और इंदिरा गांधी जी खुद गई थी वहां पे। और इंदिरा गांधी जी खुद गई थी, वो वहां के लोगों को एसटी में बिल्कुल स्थानांतरित करने की वकालत करते थे। हालांकि उस दौरान वो हुआ नहीं, करीब 5-6 साल बाद जाके वो चीज़ हुआ, वो भी कुछ वर्गों को हुआ। लेकिन इंदिरा जी ने उनका उपवास तोड़वाया था। लद्दाख से दिल्ली बहुत दूर है, समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं तो आपको पहले से यही कहता आ रहा हूं, जंतर मंतर 300 मीटर दूर है। दिक्कत इन्हें जंतर मंतर पहुंचने में हो रही है, लद्दाख कहां पहुंचेंगे। अगला प्रोटेस्ट जिनीवा में करना चाहिए। शायद पहुंचे विदेश की धरती पे है तो। आप समझ गए। यार हमने कुछ नहीं कहा, आपने। ओके, मुझे एक चीज बताओ। पर वही नहीं, देखिए हम्म, गवर्नेंस इज अबाउट कंटिन्यूटी। 370 जब इन्होंने हटा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम दलितों को अधिकार दे रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। भूल गए थे। पहला अनशन किया था सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने SC ST स्टेटस के लिए लद्दाख में। तभी कानून बदला गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व के नीचे। कश्मीर को संभालती आई कांग्रेस सरकार ही है। ये भूल जाता। सत्ताधारी हमेशा समझते आए हैं कि विपक्ष की आवाज सुनना जरूरी है। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे उनकी भी आवाज सुनना जरूरी है। दया या करुणा भाव से नहीं, पर खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। आप जिस दिन सुनना बंद करोगे ना, उस दिन लोग आपको सत्ता से हटा देंगे। कब लड़ रहे हो चुनाव? टिकट आप दे दीजिए, कल लड़ेंगे। अरे नहीं जनता नहीं। जनार्दन चाहे तब सर। हम छोटे आदमी, हमें क्या चुनाव लड़ने की जरूरत। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में कभी उतरे नहीं है। चुनाव अगर लड़ने कहेगी पार्टी तो लड़ेंगे कल। फिर आप आए क्यों थे? काम करने के लिए, लोगों का काम करने के क्या लिए। काम करने के लिए? उस बच्ची को अस्पताल में एडमिशन दिलाने के लिए। सत्ता में पहुंचना तो जरूरी है ना बदलाव के लिए, यही बिल्कुल तो कहा जाता बिल्कुल। है। तो सत्ता में पक्ष को पहुंचना जरूरी है ना।
हर पॉलिटिकल पार्टी में, सत्ता में अनीश जैसे आदमी की पहुंचने की पर हम आवश्यकता रहेंगे नहीं है। ना। मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरा मानना आज है। जो टीवी चैनलों के डिबेट में जाके अनीश बोल रहे हैं, बिल्कुल, वैसे एक आदमी का संसद में होना बहुत जरूरी है ना। वो आपका मानना है, मेरा वो मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि अनीश अगर खुद के ट्विटर हैंडल से भी कुछ कहे हाँ। तो सरकार को उसकी नोंदनी लेनी चाहिए हम्म। और उसको सुनना चाहिए। अनीश उसका की प्रयास वो करते विचारधारा रहेंगे। है, इसलिए अनीश जैसे कम से कम 100 लोगों को वहां होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ताकि कि वो लोग सुन पाए, मैं कह रहा हूँ अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में अपनी आवाज बुलंद कर और पाए। भाई पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक दर्जा दिया हुआ है। हम्म। 27 साल की उम्र पर मुझे ऐसे नहीं लगता मैं सबसे जवान राष्ट्रीय प्रवक्ता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हम्म। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। मुझे लगता नहीं है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी अपॉर्चुनिटी नौजवानों को देगी। आवाज बुलंद होने नहीं, की एक आम आदमी अपॉर्चुनिटी। पार्टी ने राघव को दिया था दोस्त। वो कब दिया था नेशनल स्पोक्स पर्सन? वो तो काफी शुरू से ही था ना। शायद वो मुझे पता नहीं होगा। मुझे तो न्यूज़पेपर हमें वालों तो ने कुछ ही बताया था कि 27 वाज द यंगेस्ट, बट मे बी ही वाज यंगर। पता नहीं, फिर नहीं सो छापा मे गया, बी, बट माय क्योंकि पॉइंट इज, हमेशा आते थे। नहीं पर मेरा बहुत हो सिंपल सकता है वो नहीं हुआ होगा कि नेशनल प्रवक्ता क्या टाइप। पता, हाँ। बट मेरा मानना बहुत सिंपल है। मैं ना ही एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, हम्म। ना ही मेरे पिताजी या कोई और राजनीति में है। दादाजी नानाजी जो राजनीति में थे वो राजनीति में नहीं थे, वो प्रोफेसर थे। हम्म। उस वक्त ऐसा वक्त भी हुआ करता था जहाँ पे जो राजनीति में थे वो प्रोफेसरों की बात सुनते थे, जो इंटेलेक्चुअल थे उनकी बात सुनते थे। वो ज़रा दौर गुजरता आ रहा है। अगर किसी और ज़िंदगी में मैं पैदा हुआ होता हम्म। तो मैं भी प्रोफेसर बन जाता। ये राजनीति में कहाँ से उतर गया हूँ मुझे नहीं पता। मैं वापस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। ऐसा दौर आए जहां मुझे राजनीति में ना रहना हो, यही मेरी आशा आकांक्षा और अपेक्षा है। आज का युवा ये भी चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि बताइए। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूं ना कि आज राजनीति में मैं क्यों उतरा हूं, क्योंकि जरूरत है। पर वो जरूरत तब तक रहनी चाहिए जब तक मेरी जरूरत ना रहे। हमेशा राजनीति में आप जब उतरते हो वो आपका एक प्रयास होना चाहिए कि आई शुड बिकम अनइम्पॉर्टेंट एंड इररिलेवेंट एंड अदर्स शुड टेक अप द मैंटल। मैं एक और आखिरी सवाल पूछता हूँ आपके बॉम्बे का। अच्छा, मुंबई मुंबई है का नहीं तो लेकिन, हमें हाँ मुंबई, ठीक है, आप लोगों के लिए चलेगा, मुंबई मुझे अभी भी नहीं, फील बॉम्बे में ज्यादा आता है। मैं कहता हूं कि जैसे पेरिस इन इंग्लिश, पाही इन फ्रेंच, वैसे अभी आप जो कहना चाहो कहो। आप शहर के लिए कुछ ना कुछ करो और अच्छी बातें कहो तो आप उसको कुछ भी कहे। मैं तो बुरी चाहता हूँ सुनना। अरे बाप रे, चलो आप बुरी हमें सुननी बताइए, पड़ती है। क्या कारण है, जब से मैं पत्रकारिता में हूँ, 12 साल हो ही गया, हाँ, इतने बरस में हर बार बारिश आती है, बॉम्बे डूब जाता है। मैं पिछले 4-5 सालों से खूब बॉम्बे जा रहा हूँ, खूब आ रहा हूँ। एक सेकेंड, अगर मुंबई वाले दोस्त नाराज हो जाएं तो मुंबई ही है, ठीक है। मुझे बताइए कि जितनी बार जाता हूँ खुदा रहता है, ट्रैफिक अलग, बारिश हो रहा है, पूरा पानी भर जाता है, फिर चाहे वो एक्टर का नहीं घर अभी हो देखो, चाहे अभी कहीं और का भी। नहीं, ये देखिए, क्यों नहीं ठीक होता है मलिक? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसी है कि अभी समझ नहीं आ रहा है कि खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे, खड्डों में रास्ते हैं या रास्तों में खड्डे, अब तक समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बांद्रा वर्ली सीलिंग शुरू किया गया था, राजीव गांधी सीलिंग, तब उसमें एक भी खड्डा नहीं था। 15 से 20 साल हो गए अभी, आज भी एक भी खड्डा नहीं है। कोस्टल रोड को 2 साल हो गए, उसमें इतने खड्डे हैं कि वो भरते भरते कोस्टल रोड हमेशा बंद रहता है। मिसिंग लिंक उन्होंने अभी 2 महीने पहले इनॉग्रेट किया था। पहली बारिश में वो ठप करके उसका स्लैब गिर जाता। इन्होंने हाईवे बनाए, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, दिल्ली देहरादून में हाईवे बनाया। इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने की, 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ते बाद, कितने दिन बाद, एक हफ्ते बाद इतने सारे खड्डे आ गए, ऐसे लग रहा था कि कोई रॉकेट आके गिरा है उसमें। तो आपको समझना है कि इन समस्याओं के हल है। 2008 में, 2007 में जो 26 जुलाई फ्लडिंग हुआ था, उसके बाद मिलिंद देवरा जी थे, सांसद थे, दक्षिण मुंबई के, कांग्रेस पार्टी में थे। तभी उन्होंने सबसे बड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी के सरकार के नीचे अप्रूव किया गया था।
हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे फॉर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। 2010 से लेके 2016 तक मुंबई में फ्लडिंग की समस्या कम हो गई थी। पर हर 10 साल आपको ड्रेनेज बदलने की जरूरत है ना, एक बार कर दिया और भूल गए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी सैंक्शन कर रहे हैं पैसा बीएमसी के लिए? ये जो काम है, तो बीएमसी के पास तो ऑलरेडी बिल्कुल नहीं, बीएमसी के पास इतना इतना पैसा नहीं है। पैसा है। आपने सभी पैसा खर्च कर दिया। एफडी जो थी 70,000 करोड़ की, आपने 40,000 करोड़ तक ला दिया। सब पैसा बीएमसी खर्च कर रही है, आप बीएमसी को कोई पैसा दे नहीं रहे हो। जीएसटी का जो रेवेन्यू है स्टेट को आता है, बीएमसी तक नहीं पहुंचता। इनकम टैक्स का रेवेन्यू है स्टेट तक आता है, बीएमसी को नहीं आता। जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होना चाहिए वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं होता। आप एक आईएएस अधिकारी को वहां पे रखते हो, जो आईएएस अधिकारी को बीएमसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आईएएस अधिकारी वो मेट्रो की इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरे दिन मेट्रो में फ्लडिंग होती है। क्या बदतमीजी चल रही है? दुनिया के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है, जिसका बिल्कुल। बजट किसी एक और स्टेट उस से भी ज्यादा हो म्युनिसिपल जाता है। कॉर्पोरेशन को आज आपके सामने जिंदा मारा जा रहा है। ये अधिकारी राज चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यही प्रॉब्लम है। ये जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, मुझे मोदी जी पर इल्जाम नहीं लगाने, आरोप नहीं लगाने। मेरा मानना है कि मोदी जी कहां असफल रहे हैं मंत्रियों को चुनने में, उनसे काम निकालने। मोदी जी कहां पे असफल हुए हैं राम मंदिर में ट्रस्ट पे जिनको बिठाया है उन्हें चुनने में। आपने बिठाया उन्हें, जो राम मंदिर के ट्रस्टीज हैं उन्हें किसने बिठाया? प्रधानमंत्री जी ने बिठाया, सही बात। होम मिनिस्ट्री ने बिठाया। वो खुद प्रकट नहीं हुए ट्रस्टीज। ट्रस्ट अभी अलग है, प्राइवेट है, वो अलग बात है, पर वो प्रकट नहीं हुए ना, उन्हें बिठाया गया। आपके पास बैकग्राउंड चेक करने की हैसियत नहीं। ठीक, तो इन्हीं सवालों के साथ हम लोग खत्म करते हैं, चलो ताकि अगर किसी को लगे तो जवाब दे। बिल्कुल, और जवाब के लिए हम उत्सुक हैं। ओह, तो नमस्कार, आदाब। अनिल शारदा नाम है मेरा, और आप सॉल्ट देख रहे थे। हमारे साथ अनीश गवांडे जी थे, जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कमाल के प्रवक्ता है। अरे टीवी पे तो आपने हमेशा देखा होगा, इंटरव्यू में भी आते रहते हैं। फिलहाल पैर तुड़वा चुके हैं, व्हीलचेयर पे, पर हौसला नहीं तोड़ा। हौसला नहीं तोड़ा। तो 20 तारीख को अगर आपको इनको देखना है तो आप जंतर मंतर से संसद यात्रा जो होगी सीजेपी और सोनम वांगचुक जी की, उसमें इनको व्हीलचेयर पर देख सकते हैं। बिल्कुल। और इनसे बोलिएगा कि देखो जी, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब दबा दीजिएगा। इन्होंने इतना बढ़िया इंटरव्यू ले लिया है और हमसे बहुत सारी बातचीत निकाली है, और आस्था अपेक्षा आकांक्षा ये है कि आपको भी अच्छा लगा है। कुछ और लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, गालियां भी देनी है दे दीजिए। हमारी एक मीडिया की बहुत श्रेष्ठ मोहतरमा है, मतलब गुरु ही कह लीजिए, गुरु तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन श्रेष्ठ है मीडिया में। तो जो बड़े हैं वो सभी गुरु हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये जो आपने 3 लाइन दोहराई है, हाँ, ये अपने इंटरव्यू के बीच में बहुत बार बिल्कुल, दोहराया, और वो भी 2-3 लाइन खूब दोहराती हैं। अब आप अच्छा। पहुंचे क्या? हम वहां तक अगर पहुंचे तो फिर आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए बढ़िया, फिर तो आपके मुंह में मैं बाद अभी में घी बता शक्कर। दूंगा। चलो, तो शुक्रिया, धन्यवाद।